प्रश्नोत्तरी अरावली सदन की ओर से। मेरा पहला प्रश्न अरावली सदन के लिए। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? आपका उत्तर सही है, 14 सितंबर 1953। मेरा दूसरा प्रश्न नीलगिरी सदन के लिए। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया? एक बार फिर से, संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया? सही उत्तर 19 सितंबर 1949 को। मेरा तीसरा प्रश्न शिवालिक सदन के लिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक बार फिर से, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर गलत है, 10 जनवरी। मेरा चौथा प्रश्न उदयगिरी सदन के लिए। हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया? एक बार फिर से, हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया? किसका लेना? मेरा आंसर सदन कप्तान रिपोर्ट करें। हेलो। बस रावली भी। नीलगिरी बा। शिवालिक बा। उदयगिरी बा। अरावली आ। नीलगिरी आ। शिवालिका। उदयगिरी आ। छात्र अरावली बा। नीलगिरी बा सावधान। सुप्रभात कप्तान। 32 उपस्थित, 4 अवकाश, 2 ओडे। नीलगिरी भी विश्राम। 32 उपस्थित, 4 अवकाश, 2 ओडी। शिवालिक सावधान। सुप्रभात कप्तान। 31 उपस्थित, 4 अवकाश, शिवालिक विश्राम। जयगिरी सावधान। सुप्रभात कप्तान। 21 उपस्थित, 4 दूर। अरावली सावधान। सुप्रभात कप्तान। 44 प्रेजेंट, 2 अवकाश, 1 एनआर, 1 दैनिक छात्र। नीलगिरी सावधान। सुप्रभात कप्तान। 45 प्रेजेंट, 2 लीव, 1 डियर। शिवालिका सावधान। सुप्रभात कप्तान। 45 उपस्थित, 2 अवकाश, उदयगिरी सावधान। सुप्रभात कप्तान। 45 उपस्थित, 3 अवकाश, उदयगिरी विश्राम।
परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे विद्वान शिक्षक एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। सुप्रभात सर। साथ ही साथ हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यह 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। इसकी सूचना सामने पट पर टांग दी गई है, आप देख सकते हैं वहां। जैसे कि आज 3:30 बजे से काव्य पाठ है, जिसमें प्रत्येक सदन से 2-2 बच्चे भाग लेंगे और मैं सदनाध्यक्ष और अध्यक्षा से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों का नाम मेरे पास भेज दें। कल भाषण प्रतियोगिता है, इसी तरह प्रतिदिन आपको बताई जाएगी और वहां आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आप उससे सूचना ग्रहण कर सकते हैं और इसी के अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा, साथ ही सभी शिक्षक बंधुओं से, कि दीप प्रज्वलित कर इस पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे हमारे प्राचार्य महोदय। साथ ही सरस्वती मां की मूर्ति पर, तस्वीर पर पुष्पांजलि करेंगे। हेलो, मास्टर प्रवीण कुमार एवं बिचारी आप इस मंच पर आएंगे। बिचारी ठीक कर दो कपड़ा को। प्रवीण ठीक है, प्रवीण इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, ठीक करो, नहीं करो, प्रवीण ना घूमो। कक्षा 10 तृप्ति, प्यारे बच्चों, भाषा को बहता नीर कहा जाता है। बहता नीर यानी नदी, और नदी
अपने साथ किनारों से कुछ लेती हुई चलती है और कुछ देती हुई चलती है। शायद हिंदी के साथ भी यही है। यह अपने साथ कई भाषाओं को समेटते हुए चलती है। जब किसी भी नदी में जबरदस्ती खतरनाक कचरे को गिराया जाता है तो नदी प्रदूषित हो जाती है। हमें लगता है कि आज हिंदी के साथ शायद यही हो रहा है। हम किसी भी भाषा को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं करते, होनी भी चाहिए। भाषाएं बहती रहनी चाहिए। हमारे विकास की यही निशानी है। समय के अनुसार हर कुछ बदलता है, भाषा में भी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती इस पर किसी चीज का थोपा जाना हमें यह ग्राह्य नहीं है। आज के संदर्भ में मैं बात करूं, मैं G20 सम्मेलन को देख रहा था। हमें आश्चर्य लगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री की प्रवक्ता धारा प्रवाह में हिंदी में बात कर रही थी। हम कैसे कहें कि हिंदी विकास के मार्ग पर नहीं बढ़ रही है? मैं ऐतिहासिक काल की बात करता हूं। अकबर के समय में हिंदुओं के प्रणेता महात्मा तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ था। अकबर ने सूरदास को अपने यहां नवाजने के लिए आमंत्रित किया था। यह वही काल था, लोग कहते हैं मुगल काल में हिंदी काफी उत्कृष्ट स्थान पर था। हम जब गुलाम थे तब हिंदी अपने आप में गर्व का विषय था। हमने हिंदी के तले, हिंदी के झंडे के तले एक नारा के साथ इस देश की स्वतंत्रता पर मर मिटने के लिए, स्वतंत्रता को पाने के लिए चल बढ़े थे। लेकिन आज जब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो हिंदी की दशा वैसी नहीं है जो पहले थी। जहां तक हिंदी की समृद्धि की सवाल है, हमारे संविधान में लिखा है कि हमारी सरकार जो हिंदी के कार्य हैं, जो हिंदी के कर्तव्य हैं, संविधान में लिखा गया है। संविधान का एक कर्तव्य बनता है कि हिंदी के विकास के लिए वह कार्य करे। और खुशी की बात है कि वर्तमान सरकार, आपने सुना होगा, कई इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई जाने लगी है। यह हम सबों के लिए खुशी की बात है। मैं यूरोप की बात करता हूं। 42 देशों में 40 देश ऐसा है जहां पर अंग्रेजी उसकी भाषा नहीं है, वो अपनी भाषा में पढ़ाई करते हैं। आप बगल में चाइना को ले, पूरे एशिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां की मुख्य भाषा अंग्रेजी हो। तो फिर हम अंग्रेजी का रोना क्यों रोते हैं? आप बगल में इसी शहर की बात करता हूं मैं, इसी शहर में एक विद्यालय है सेंट जेवियर्स स्कूल, आपने सुना होगा। उस विद्यालय में एक नियम है कि यदि बच्चे हिंदी में बात करेंगे तो उन्हें 50 रुपए का फाइन दिया जाएगा। यह सर्वविदित है, हमारे सारे अफसर के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने कदम नहीं उठाया कि ऐसा क्यों है। हमें जड़ से, हमें यहीं से शुरू करना होगा। हम जब जाते हैं एटीएम में, एक साधारण सी बात बताता हूं मैं, हम जब एटीएम में जाते हैं तो भाषा चुनने का अधिकार मिलता है, हम अंग्रेजी चुनते हैं। हाँ, यहां जितने भी शिक्षक हैं, मेरा वादा है शायद ही एक तो ऐसे होंगे जो हिंदी भाषा चुनते होंगे। मेरे कहने का अभिप्राय है कि हम जड़ से यहीं से प्रारंभ करें कि हिंदी का विकास हो। सरकार का तो कर्तव्य बनता ही है, हमारा भी कर्तव्य बनता है। मैं कहीं पर उंगली नहीं उठाने जा रहा हूं, लेकिन वास्तविकता को आपके सामने रखूंगा। अभी परीक्षा चल रही थी, द्वितीय आवधिक, मैं भी उसमें कार्यरत था। एक कक्षा में बच्चों को प्रश्न पत्र दिया गया, उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजी में चाहिए। मैं कहता हूं कक्षा 6 है वो, कम से कम यहां तक तो हिंदी समृद्ध हमारी होनी चाहिए। कौन दोषी है? दोषी हम हैं, दोषी आप हैं, जिसे हम समझते हैं कि हिंदी एक नकारात्मक के रूप में जिसे लेते हैं। अरे ये तो हमारी अपनी भाषा है, और आप अपनी भाषा में यदि खोज करेंगे, आप देखिए ना चाइना को, आप देखिए ना जर्मनी को, आप अपनी भाषा में खोज करेंगे तो आप ज्यादा विशेष खोज कर पाएंगे।
देखिए, जो देश विकसित हैं उन्होंने अपनी भाषा को अपनाए हुए हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं, मेरे एक संबंधी हैं, एक बार वो जर्मनी जा रहे थे तो रास्ते में कनाडा में उनकी प्लेन रुकी और वहां पर उन्होंने सोचा कि मैं वाईफाई से अपने मोबाइल को जोड़ लेता हूं। उन्होंने वहां खोजना शुरू किया तो वहां पर उन्हें इंडिया नहीं मिला। जब खोजते खोजते परेशान हो गए, लास्टली जब वह अंत में ऊपर देखते हैं तो वहां उन्हें भारत मिला और तब भारत को उन्होंने जोड़ा, तब नेटवर्क उन्हें मिल गई। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि विदेशों में जब भारत को तरजीह दी जाती है तो यहां क्यों नहीं? उन्होंने यह भी बताया कि जब वहां हवाई जहाज रुकी तो वहां जो अनाउंसमेंट किए जा रहे थे, जो बताए जा रहे थे लोगों को, क्योंकि एशिया से वह फ्लाइट गई थी, वह जहाज गई थी, तो हिंदी में लोगों को बताया जा रहा था। इन्हें आश्चर्य लगा कि विदेश की धरती पर हिंदी में प्रसारित की जा रही है और आप हमारे यहां मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आपको वहां पर एरोड्रम पर अंग्रेजी में प्रसारित मिलेगी। तब क्यों न कहें कि हम ही हिंदी का हास कर रहे हैं? जहां तक हिंदी के विकास की बात है, पूरे विश्व के 154 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है और भारत विश्व का एक बहुत बड़ा बाजार है। अपने आप एक कवि ने लिखा है कि जहां तुम पहुंचे थे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचूंगा, मगर धीरे 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 हम उस शिखर को छू देंगे जहां पर हिंदी को पहुंचना है। हां, हमें जड़ से, यहीं से शुरू करना होगा। हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के लिए कार्य करना होगा। अब मैं ज्यादा समय न लूंगा, मैं अपने प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं। हमारे प्राचार्य महोदय अपने विचारों को रखें। मेरे विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षक बंधु और मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस है और आज से अगले 2 हफ्ते तक हम हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे। इसलिए इस शुभ अवसर पर हम विद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। माँ, मातृभाषा और मातृभूमि, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिनकी गरिमा, जिनकी महिमा की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये तीनों शब्द हमारे दिमाग से नहीं निकलते, ये तीनों शब्द हमारे दिल से निकलते हैं और गहन अर्थ होता है। ये 32 शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदी भाषा के रूप में हमारे व्यक्तित्व को संवारने में, बनाने में और संवाद स्थापित करने में भूमिका स्थापित करती है। माँ की गोद से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वह एक संवाद की कला सीखता है। आसपास के लोगों की भाषा वो जानता है, समझता है और फिर अपनी बात भी उसी भाषा में उन तक पहुंचाता है। हिंदी मात्र संवाद का माध्यम नहीं है, यह हमारे हृदय के उद्गारों को निकालने वाली भी एक माध्यम है, भाषा है। अभी संजीव जी हिंदी के महत्व और उसकी दुर्दशा पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे थे कि हिंदी की दुर्दशा हम लोगों ने ही कर रखी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हिंदी बोली के स्तर पर तो काफ़ी लोकप्रिय हो गई है, लेकिन लेखन के स्तर पर अभी बहुत दूरी तय करनी है। आज भी देश के करीब करीब 70% लोग हिंदी में अच्छी तरह से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, संवाद स्थापित कर लेते हैं, लेकिन लेखन के स्तर पर आज भी कठिनाइयां हैं और कारण है।
हिंदी को पूरे देश ने अभी तक हृदय से, मन से, वचन से स्वीकार नहीं किया है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जो आज भी हिंदी को राजनीति का मुद्दा बनाया हुआ है और भाषा के नाम पर ही वे लड़ते झगड़ते हैं। इसीलिए हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए हमें हिंदी प्रदेशों से ही शुरुआत करनी होगी। हिंदी मात्र हम कुछ साहित्यिक रचनाओं के लिए नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी उपयोग करें, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ और देश के लिए जब राष्ट्रीय चिन्हों, प्रतीकों को तय किया जाने लगा, तो वहाँ राष्ट्रीय भाषा की भी बात आई और मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने की बात आई। तो ढेर सारे लोग एकमत थे, यहाँ तक कि गांधी जी भी सहमत थे। लेकिन कुछ लोग थे जो चाहते थे कि हिंदी अभी पूरे राष्ट्र पर न थोपी जाए, हिंदी राजकाज की भाषा अभी नहीं बनाई जाए। इसीलिए दोनों भाषाओं को, अंग्रेजी को और हिंदी को, दोनों को समान रूप से मान लिया गया कि जो राज्य चाहें हिंदी में काम करें, जो राज्य चाहें अंग्रेजी में काम करें। और तब से दोनों भाषाएं समान रूप से आगे बढ़ने लगी। बहुत सालों तक अंग्रेजी का वर्चस्व रहा हर जगह, और सच पूछिए तो अंग्रेजी एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। जो बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं, जो बच्चे अंग्रेजी में लिखते हैं, जो बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं, उनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, उनके लिए अवसर ज़्यादा हैं। हिंदी ने इस रूप में प्रयास नहीं किया कि वह हिंदी में बोलने वाले बच्चे को, हिंदी में प्रतियोगिता देने वाले बच्चे को, हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे को भी उतनी ही संभावनाएं दे, उतना अवसर दे। इसीलिए अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनता चला गया और सम्मान का प्रतीक बन गया। आज भी इसी शहर में उदाहरण देकर बताया जा रहा था कि हिंदी बोलने में उसे दंडात्मक शुल्क लगाए दिए जाते हैं, 50 रुपए दंडात्मक शुल्क लग जाते हैं। यह सही है कि हमारे राष्ट्र के नाम पर, एक हिंदी के नाम पर एक कलंक ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी बोलना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि शहर के लोग, इलाके के लोग, सारे लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो इतने क्रेजी हैं, इतने अभिभूत हैं अंग्रेजी को लेकर कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कितना जल्दी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे, अंग्रेजी लिखना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी बोलने से उनकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, उनका अवसर बढ़ जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में वे सफल होने के चांस या अवसर कहें उनके बढ़ जाएंगे। आज भी आप देखिए, आप कोटा का नाम तो सुना ही होगा। आप में से ढेर सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के। लेकिन ढेर सारे बच्चों को ही नहीं पता कि डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, चिकित्सक, इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं, अभियंता। क्यों? क्योंकि हमारी आदत में डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर इंजीनियर, तो हमारे दिमाग ने और चेतन मन ने इसी शब्द को पकड़ लिया। कभी हिंदी में चर्चा में नहीं आता कि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति नहीं कहता मैं चिकित्सक के पास जा रहा हूं, मैं चिकित्सा परामर्श लेने जा रहा हूं। ये कोई नहीं बोलता। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, मैं मेडिकल एडवाइस लेने जा रहा हूं, ऐसे लोग बोलते हैं। सभी बोलते मैं इंजीनियर के पास जा रहा हूं, कोई नहीं बोलता मैं अभियंता के पास जा रहा हूं। चूंकि हमारी आदत में हिंदी इस तरह से रची बसी नहीं है और अंग्रेजी रच बस गई है, वो खून में शामिल हो गई है। तो विवाद इसलिए नहीं है कि वो हिंदी है, अंग्रेजी है। विवाद सिर्फ इसलिए है कि यह हमारे खून में क्यों नहीं बस रही, हमारे आचरण में, व्यवहार में हिंदी क्यों नहीं आ रही, वो लाने की जरूरत है। तो हिंदी में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें, पुस्तकों का बहुत अभाव है। आप यदि मेडिकल की पढ़ाई करना चाहें, आप यदि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहें, आप चाहें पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, लोक सेवाओं की तैयारी करना चाहें, आप आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी में पुस्तकें ही नहीं हैं, हिंदी में मानक किताबें उपलब्ध नहीं हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि कोटा इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चों का वेटिकन सिटी है, ठीक उसी तरह से दिल्ली का मुखर्जी नगर, नाम तो सुना ही होगा, वह यूपीएससी पीएससी करने वालों का मक्का मदीना है। आप अगर दिल्ली के मुखर्जी नगर में चले जाएं तो वहाँ सब एस्पिरेंट्स जितने भी हैं,
तैयारी करने वाले बच्चे, वो लगता है कि सब यूपीएससी क्वालिफाइड हैं, सब आईएएस से कम नजर नहीं आते हैं। उनके रुतबा, उनके बातचीत, उनके तौर तरीके, चाय के दुकानों पर भी इस तरह से उनका एटीट्यूड होता है जैसे वो आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया ही जा रहा है। तो अभी भी आप देखें तो हिंदी में अगर आपसे पूछे कि 5 उपन्यासकारों के नाम बताएं, तो दुर्भाग्य से आप 5 उपन्यासकार का नाम नहीं बता सकते, और ना जब बताएंगे तो वही पुराने जमाने वाले लेखकों के प्रेमचंद का नाम आप ले लेंगे, प्रेमचंद के समकालीन लेखकों के ही नाम बताएंगे। आधुनिक समय में बहुत से उपन्यासकार नहीं है। आपसे अगर 5 कवियों के नाम पूछे जाएं तो वही तुलसी, कबीर, मीरा का लेंगे नाम, या फिर आप पंत, निराला, महादेवी और प्रसाद का नाम ले लेंगे। तो आज की जो कविताएं भी लिखी जा रही है ना, बड़ा सपाट लिखी जा रही, बिना चेहरे वाली, न तुकबंदी है, न लय है, न ताल है, न रिदम है, आप उसे गा नहीं सकते। सपाट, जैसे लगता है कोई लेख लिखा जा रहा हो, कोई कहानी लिखी जा रही हो जिसमें कोई रस नहीं, कोई छंद नहीं, कोई रिदम नहीं। कहानियां भी इतनी लोकप्रिय नहीं। इसीलिए बहुत ही मुश्किल से अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमारे हिंदी लेखकों की पहचान बनती है। पिछले साल बहुत जमाने के बाद एक बुकर मिला हमारे हिंदी को, जब आई रेत समाधि नाम की एक पुस्तक, एक उपन्यास जिसे गीतांजलि श्री ने लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदी वाले संस्करण को ये पुरस्कार नहीं मिला। उसका जो ट्रांसलेशन था, उसका जो अनुवाद था, टूम्ब ऑफ सेंट, किसी ब्रिटिश लेखिका ने लिखा था, उसको पुरस्कार मिला। तब जाकर वह लेखिका भी चर्चा में आई, वरना वो लेखिका को भी कोई नहीं जानता था इसी देश में, जो हिंदी में इतनी शानदार किताब लिखी थी। हालांकि आप गीतांजलि श्री की वो किताब, वो उपन्यास पढ़ें तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको क्या, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं बड़े शौक से वो पुस्तक मेले से किताब खरीद कर लाया, पढ़ने बैठा, 2, 4, 10 पन्ने से मैं आगे बढ़ न सका। लिखने की शैली, कथ, भाषा और शिल्प कुछ ऐसा था कि ढेर सारे पढ़ने वाले लोग 2, 4, 20, 50 पन्नों से आगे नहीं पढ़ पाए। खैर, तो हमें हिंदी को अपने उस स्तर से लिखना चाहिए कि बच्चे आसानी से पढ़ सकें, लोग आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हिंदी में लेखक कवि नहीं आ रहे हैं। अभी युवाओं की मानसिकता को समझते हुए कुछ युवा लेखक आगे आए हैं, जिनकी कुछ रचनाएं पढ़ी जा रही हैं। उसमें एक चेतन भगत का नाम है। युवाओं के ही मानसिकता को, उनकी भावनाओं को, उनकी पसंदों को, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर वो लिखते हैं, इसीलिए आज थोड़ा लोकप्रिय हो गए हैं। दूसरी बात, मैं अपने बच्चों से कहना चाहूंगा जो पीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहें, उनके लिए 1-2 किताबें उपन्यास के रूप में उपलब्ध हैं बाजार में। उत्पल मृणाल की डार्क हॉर्स आप पढ़ें, या फिर आप अनुराग ठाकुर की 12th फेल, तो आप उसमें कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। ये 2 युवाओं को ही दिमाग में रखकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे कैसे गांवों से, कस्बों से निकलकर कैसे दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचते हैं और जद्दोजहद करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्या उतार चढ़ाव आते हैं, ये पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार ढंग से मिलेगी और आपको लगेगा कि जैसे वो कहानी आप ही की है। आपको अगर लाइब्रेरी में मिले या कहीं भी मिले तो ये डार्क हॉर्स या 12th फेल पढ़ सकते हैं। मैं कहानियां बहुत हैं, लंबी हैं और देश विदेश में हिंदी लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि बाजारवाद का समय है। हमारा देश सौभाग्य से या दुर्भाग्य से दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है, चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ते हुए। इसलिए जाहिर है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। हम उपभोक्ता, और आप तालियां इसलिए नहीं बजाएं कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई और हम एक बहुत बड़े बाजार बन गए हैं और दुनिया की ढेर सारी कंपनियां अपने उत्पादों को लेकर हमारे यहाँ आ रही सिर्फ बेचने के लिए, और हम सिर्फ खरीदार हैं। और हमारे देश का ढेर सारा पैसा विदेश जा रहा है। और कंपनियों को जब कोई चीज बेचता होता है तो वो बड़े ही मीठे तरीके से शहद में डुबो कर चाशनी बनाते हैं और परोस देते हैं, और बड़ी हिसाब से हम अपने पॉकेट का बहुत ही मेहनत से कमाया पैसा उनकी थाली में रख देते हैं। तो साहब, हिंदी आज हिंदी वालों से नहीं लोकप्रिय हो रही है, हिंदी बाजार के कारण लोकप्रिय हो रही है। जो फिल्में बन रही हैं इस हिसाब से बन रही हैं कि हम युवाओं का दिल कैसे जीत लें, लड़कों का दिल कैसे जीत लें, लड़कियों का दिल कैसे जीत लें, कैसे उसे सिनेमा हॉल तक खींच कर लेके चले आएं और उनके पॉकेट का सारा पैसा हम कैसे निकाल लें। मतलब कि चाकू भी न चले और खून तमाम बह जाए। ये साहब बाजार का ये रुतबा देखिए कि अभी 1-2 फिल्में आई हैं और गदर मचा दिया है उन्होंने। मैंने सुना है कि 500 करोड़ रुपए का व्यापार कर लिया।
उनके गाने पर लोग थिरक रहे हैं। लोग ढोल ताशे लेकर और सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स में वो जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि कोविड के बाद ये सिनेमा हॉल बंद हो गए थे, सारे मल्टीप्लेक्स, खासतौर से तो सिंगल स्क्रीन बंद ही हो गया था, थोड़ा मल्टी स्क्रीन कुछ चल रहा था, लेकिन हिंदी का बाजार बड़ा ठंडा था। लेकिन जैसे दक्षिण भारतीय, कौन है, मौलश्री क्या नाम है डायरेक्टर, एक श्री मौली श्री कुछ, हाँ, उसकी कोई फिल्म आ गई और धुआंधार 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया। फिर उसकी नकल करके हिंदी वाले ने भी कुछ बनाया और अभी 1-2 फिल्में अभी थिएटर में लगी हुई हैं, जैसे एक जवान है और एक गदर 2 है, जो सचमुच में दोनों फिल्मों ने अभी 1000 करोड़ का बिजनेस किया इंटरनेशनल मार्केट में। और लोग जो अपने घरों में बैठ गए थे और ओटीटी पर फिल्मों का मजा ले रहे थे, और वो क्या बोलते हैं, सीरीज कहते हैं ना, कौन सा सीरीज होता है वो, वेब सीरीज, यस, वेब सीरीज का मजा ले रहे थे घरों में बैठकर। वो 200-250 रुपए का नेट पैक लेकर अब 500-500 रुपए का नोट आराम से निकाल के थिएटर में जा रहे हैं और फिल्में देख रहे हैं। आज अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में कभी नहीं सुना होगा कि हिंदी वाले चीजों के विज्ञापन छपते थे। आज अंग्रेजी वाले अखबार भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू जैसे अखबार भी हिंदी में विज्ञापन छाप रहे हैं। दूसरी बात, बड़े घरों में जब जाते थे तो टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन स्टैंडर्ड और हिंदू, कुछ अखबार ही दिखते थे। आज वहां जाइए तो हमारे कुछ हिंदी के अखबार भी दिख जाते हैं, कुछ पत्रिकाएं दिख जाती हैं। दवाइयों के कार्टन पर, दवाइयों को जो डिब्बे होते हैं, उस सिरप, उस पर कभी भी हिंदी में नाम नहीं लिखे जाते थे। लेकिन सौभाग्य से आज दवाई की किसी भी स्ट्रिप पर चले जाइए, दवाई की किसी दुकान पर जाइए, किसी कार्टन और टेबलेट्स के स्ट्रिप को देखिए, उस दवाइयों के नाम भी अब हिंदी में लिखे जा रहे हैं। ये सब मार्केटिंग है, ये सब व्यवस्था है। और इस मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाया जा सकता है आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आज जो सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, कहीं भी आज हिंदी में एक से एक ब्लॉगर आ गए हैं, जिनकी हिंदी भले ही बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा उन्हें मस्का लगाने आता हो, चमचागिरी करने आता हो और चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहने की आदत अगर हो, तो वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप में भी थोड़ी ताकत है, थोड़ी हिंदी आती है, तो आप लाखों कमा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। और लोग दुनिया में बैठे हुए हैं आपके उस ब्लॉग को पढ़ने के लिए, आपके उस रील्स को, वीडियो को देखने के लिए। बस आप में क्षमता होनी चाहिए दुनिया को हिला देने की, दुनिया को दिखा देने की। दुनिया तो देखने के लिए बैठी हुई है, सिर्फ कोसने से नहीं होगा, किसी कोसने से और गाली देने से नहीं होगा। हिंदी कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी, आज भी नहीं है। और कल हिंदी आगे बढ़ेगी तो सिर्फ इस बाजारवाद के कारण ही बढ़ेगी, वरना हिंदी के लेखक, हिंदी के कवि और हिंदी के उपन्यासकार इसको बहुत आगे नहीं ले जाने वाले, क्योंकि हिंदी की उतनी क्षमता अभी मैं नहीं देख रहा जिसमें जाकर कोई हिंदी में कोई साहित्य में नोबेल ले आए और कोई और बुकर जीत ले आसानी से, और इसी शानदार कोई कविता पढ़ दे जो हमारा राष्ट्रगीत बन जाए। इस क्षमता विकसित करने की जरूरत है। और हिंदी और अंग्रेजी के झगड़े से बाहर निकलिए। कोई भी भाषा अच्छी बुरी नहीं होती। भाषा जितनी आप सीखेंगे, आपका व्यक्तित्व का विकास उतना होगा, उतने देशों की संस्कृति के करीब जाएंगे, उनके साहित्य को समझेंगे, उनके परंपराओं को समझेंगे। और हिंदी और अंग्रेजी को आप ऐसे समझिए कि आपकी 2 आंखें हैं। अब आपसे कोई पूछे कि बाईं या दाईं आंख में कौन ज्यादा देखता है, तो बड़ी अजीब सवाल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आंखें बराबर ही देखती हैं। उसी तरह से हिंदी और अंग्रेजी हमारे लिए दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक हमारा अस्मिता का प्रतीक है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, एक हमारी परंपरा का प्रतीक है, हमारे घर गृहस्थी का प्रतीक है, और दूसरा हमें अवसर देता है, दूसरा हमें नौकरी देता है, दूसरा हमें शिक्षा की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है। इसलिए दोनों को बाहर महत्व देना चाहिए। और उसी तरह से जैसे कृष्ण की 2 माएँ थी, एक जन्म देने वाली, क्या नाम था जन्म देने वाली, देवकी, जिन्होंने जन्म दिया, और दूसरी थी यशोदा, जिसने कर्म दिया। अब कृष्ण से कोई पूछे कि भाई आपके लिए देवकी माता सबसे अच्छी हैं या यशोदा माता अच्छी हैं, कृष्ण क्या बोलेंगे, दोनों। उसी तरह से हिंदी और अंग्रेजी हमारे दोनों महत्वपूर्ण होने चाहिए सीखने के लिए, लेकिन समझने के लिए जो अवसर हमें दे, जो जीवन में आगे बढ़ने में हमें अवसर दे, उसके हमें महत्व देना ही चाहिए। इस कारण से हम हिंदी को हम प्रताड़ित नहीं करें, बल्कि हिंदी हमारे दिल में बसना चाहिए, हिंदी हमारी जान में बसना चाहिए, हिंदी हमारे खून में उतरना चाहिए, हिंदी हमारी पहचान बननी चाहिए, और इस पर हमें गर्व और फक्र करना चाहिए। तालियां।
उलेमा इकबाल ने क्या कहा था? हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप साहब हिंदी को दिल में रखिए, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, रोजमर्रे की जिंदगी में रखिए। हिंदी लोकप्रिय हो जाएगी। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, कोसने और गाली देने की भी जरूरत नहीं है। कुछ रचनाएं करिए, कुछ लिखिए, कुछ बोलिए, कुछ समझिए, बांटिए। हिंदी उसको माध्यम बनाइए, एक पुल बनाइए, एक सेतु बनाइए, दिलों को जोड़ने के लिए, अपनी संवाद को स्थापित करने के लिए। तो इस तरह से हमारी हिंदी अच्छी हो जाएगी। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हिंदी के बारे में हम जितना बोले कम है, क्योंकि परमात्मा की रूप, रंग, छवि इतनी ज्यादा है कि उस पर बहुत ज्यादा बोला नहीं जा सकता। और लगातार 14 दिनों तक हम इस पर बात करेंगे और ढेर सारी बातें होंगी हिंदी को लेकर। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा और आप सब्र करें, थोड़ा सा और, बस ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट। एक संदेश है जो मैं पढ़ देता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कृपया शांति से, सावधानी से संदेश को पढ़ें और सुने। आप, ये लंबा है, आपको पढ़ने में तकलीफ होगी, कृपया आप सुन लें। आप शांति से इस संदेश को पढ़ें, मैं ही पढ़ूंगा, आप चुपचाप सुनेंगे। नवोदय विद्यालय समिति के हमारे आयुक्त महोदय का हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में दिया गया संदेश है और इसे हमें गंभीरता से और शालीनता से और सरलता से, सहज भाव से इसे सुनना है। मैं पढ़ रहा हूं। प्रिय नवोदयन, हिंदी के महत्व को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहिका, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। इसी क्रम में राजभाषा विभाग द्वारा वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जिससे भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के कार्यालय में प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टें राजभाषा विभाग को त्वरित गति से भिजवाना आसान हो गया है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। विश्व भर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक अलग पहचान मिली है। यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो। इसी कड़ी में राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर 23 को तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में होगा। सभी कार्यालय हिंदी पखवाड़ा 14 से 29 सितंबर के दौरान मनाएं और विभिन्न प्रतियोगिताएं इसी अवधि के दौरान आयोजित की जाएं। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाए कि प्रत्येक कार्यालय के हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर 23 को पुणे, महाराष्ट्र से हो और समापन 20 सितंबर 23 को संबंधित कार्यालय में हो। अतः हम सबकी यह महती जिम्मेदारी है कि हम सभी अपना कार्यालयीन कामकाज सरल और सुबोध हिंदी में करें, ताकि हम अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित कर सकें। एवं नवोदय जैसे प्रतिष्ठित, प्रतिभा में अग्रणी शैक्षणिक संस्थान होने के नाते हमारा दायित्व और भी है कि अपने कार्यालयीन कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अधिकाधिक प्रयास करें एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली संसाधन एवं सुविधाओं का लाभ उठाएं तथा हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर हिंदी को हृदय से अपनाने का संकल्प लें। आंगन आंगन हिंदी अक्षर संग मुस्काए, आंगन आंगन हिंदी अक्षर संग मुस्काए, हर भाषा के साथ में फूलों सी खिल जाए। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, उज्जवल भविष्य की आशा है हिंदी। तालियां। अंततः
अंततः मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को इस दिशा में सार्थक एवं निरंतर प्रयास हेतु बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर आज ये संकल्प लें कि कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार द्वारा हम पूर्ण सहयोग देंगे और हिंदी दिवस के इस ज्ञान द्वीप को हमेशा प्रज्वलित रखने हेतु सार्थक प्रयास करेंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनायक गर्ग, आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। अभी प्राचार्य महोदय के द्वारा आयुक्त महोदय के संदेश को आपके सामने रखा गया। प्राचार्य महोदय ने बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपको बताई। हमें उस पर अमल करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। हमें बदलने की कोशिश करनी है बच्चों, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। अब एक हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक सामूहिक गीत।